यस। आसान नहीं है गांधी हो जाना। अवसर था विदेश में बस जाने का, पर मातृभूमि को बेड़ियों में देख स्वदेश लौट आना। राष्ट्र को एक सूत्र में बांध स्वाधीनता संग्राम में क्रांति ले आना। आजादी के लिए जन आंदोलन कर पाना। सत्याग्रह, अहिंसा, हठ, असहयोग को हथियार बना जन जन में नव चेतना जगाना। आसान नहीं था गांधी का महात्मा हो पाना। पूर्व में किए कुछ गलतियों, अस्वीकृत कृत्यों पर कलम का प्रकाश जला जग जाहिर कर जाना। आसान नहीं था गांधी का सब स्वीकार कर पाना। गांधी व्यक्ति नहीं, विचार है, आदर्श है। गांधी भारतवर्ष की नव चेतना है। जो पढ़ो गांधी को तो समझ पाओ। पूर्वाग्रहों, आरोपों, राजनीति से ऊपर उठ समझो गांधी को, फिर तय करो। क्या आसान था गांधी का राष्ट्रपिता बन पाना? नमस्कार। मेरा नाम संस्कृति केशरी है। आप सभी को गांधी जयंती की हृदयंगम शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ पर 6 दिवसीय कार्यक्रम जो कि गांधी जी की जन्म जयंती के अवसर पर डॉक्टर प्रभास रंजन सर के द्वारा आयोजित की जा रही है, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं गांधी जी के शिक्षाओं को समझने के लिए और उनका आत्मसातीकरण करने के लिए। गांधी जी और उनके जैसे अन्य आदर्शवादी विचारकों को हम इन 6 दिवसीय कार्यक्रम में समझेंगे और पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर डॉक्टर प्रभास रंजन सर को आमंत्रित करूं, उसके पूर्व मैं उनकी उपलब्धियों के बारे में आप सबको अवगत कराना चाहती हूँ। डॉक्टर प्रभास रंजन सर पिछले 13 वर्षों से शिक्षा विषय में सक्रिय रूप से अध्यापन कर रहे हैं। वर्तमान में सर पटना विमेंस कॉलेज में पटना में शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। शिक्षा से संबंधित शोध एवं अध्ययन में उनकी गंभीर रुचि रही है। उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। सर स्कोपस में सूचीबद्ध कई शोध पत्रिकाओं में पीयर रिव्यूअर के रूप में भी जुड़े हुए हैं। हाल में उन्होंने भारत के ज्ञान तथा योग, नॉलेज ऑफ इंडिया तथा शिक्षा विषय पर 2 नए 1 वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। वर्तमान में डॉक्टर प्रभास रंजन सर तथा डॉक्टर विक्रमजीत सिंह सर ने साझा यूजीसी नेट शिक्षा शास्त्र एवं पीएचडी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं भी प्रारंभ की हैं। मैं डॉक्टर प्रभास रंजन सर को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करती हूँ और मैं डॉक्टर प्रभास रंजन सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने वक्तव्य से हम सभी को अभिभूत करें। डॉक्टर प्रभास रंजन सर, ओवर टू यू। थैंक यू। धन्यवाद संस्कृति, और आप सबका धन्यवाद जो आप ने इस विषय में अभिरुचि दिखाते हुए हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं। और हम लोग आज चूंकि पहला दिन है, तो आज हमारी जो प्रस्तुति होगी वो उसकी शुरुआत जो हमारे आइडियलिस्ट हैं उनसे हम लोग शुरू करेंगे, उनकी थोड़ी चर्चा से, और फिर हम लोग महात्मा गांधी पर केंद्रित होंगे। तो आप सभी लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? ओके। तो जैसा कि संस्कृति ने कहा कि हम लोग, मैं और डॉक्टर विक्रमजीत सिंह, हम लोग दोनों लोगों ने ये शिक्षा और शोध के क्षेत्र में कुछ योगदान देने का प्रयास शुरू किया है। हमारे बारे में ये glocaledu.net पर इस हमारे कार्यों के बारे में और डिटेल उपलब्ध है। हमारे संस्थान का नाम है ग्लोकल EFA, एजुकेशन फॉर ऑल।
तो आज की हमारी जो चर्चा होगी वो उसकी शुरुआत हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे यूरोप में जो आइडियलिज्म का फॉर्म है, आदर्शवाद का जो फॉर्म है, वो वो क्या था। फिर इंडियन आइडियलिस्ट और यूरोपियन आइडियलिस्ट की थोड़ी तुलना करेंगे। फिर एक गांधी को हम एक आइडियलिस्ट के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। और फिर चौथा हमारा बिंदु होगा कि सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में जो गांधी के आइडियाज थे वो किस प्रकार से आइडियलिज्म से जुड़े हुए थे। और फाइनली जो हमारी बात होगी कि गांधी का बहुत संक्षेप में आज बात करेंगे गांधी और शिक्षा के, क्योंकि इसके बारे में आप सब लोग काफी कुछ पहले से जानते हैं, लेकिन उसके एक ऐसे डायमेंशन के बारे में हम लोग आज बात करेंगे जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। वो है कि जो उनके एजुकेशन के आइडियाज थे वो उसका इंडिजिनस रूट क्या था, इंडियन एजुकेशन के बारे में उनको क्या मालूम था, जिसके बारे में शायद हम आज नहीं जानते। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले यूरोप के आदर्शवाद से। तो आप सबको मालूम है कि प्लेटो को इसका जनक माना जाता है, यानी आज से लगभग 2500 वर्ष से थोड़ा कम आसपास, इतने साल पहले से ये जो टर्म है आइडियलिज्म का का जो आइडिया है, ये फिलोसफी के में इसका आविर्भाव प्लेटो के द्वारा हुआ। और उसने जो मुख्य रूप से अपनी बात रखी, उसके थ्योरी को, उसके सिद्धांत को थ्योरी ऑफ फॉर्म्स कहा जाता है। और उसने ये कहा कि जो हमारा कॉन्शसनेस है वो नॉन मटेरियल रियल्म है, वो फॉर्म्स और आइडियाज में, वहाँ पर जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं वो फॉर्म्स या आइडियाज में हमारे वो कॉन्शसनेस में होती हैं। और वो वहाँ से ये अपने आप को एक इम्परफेक्ट फॉर्म में वो मटेरियलाइज होती है। तो हमारी जो कोशिश होनी चाहिए कि इसको कितना हम इसको परफेक्शन के फॉर्म में ला सकते हैं, ये एक कोशिश होनी चाहिए। तो ये उनका पहला एक जो आइडिया था, ये थियरी ऑफ फॉर्म्स का। दूसरी जो चीज उनके आइडियलिज्म में थी वो वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस है ना। उनके हिसाब से जो फिजिकल वर्ल्ड है वो अपीयरेंस है, मतलब वो अ, एक हमारा जो कंसिस्टेंस या जो कॉमन कंसिस्टेंस है उसका एक रिफ्लेक्शन है। और ये हम उसका वो किस रूप में ये रिफ्लेक्शन प्रकट होना चाहता है, उसका उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो किस तरह से अपने परफेक्शन की ओर बढ़ना चाहता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अपने रीजन और इंटेलेक्ट का उपयोग करके हम लोग उसकी ओर बढ़ सकते हैं। तो ये आइडियलिज्म का फर्स्ट फॉर्म था। इससे इस आइडियलिज्म का आधारभूत उसके आधार का निर्माण हुआ पश्चिमी जो दर्शन का की परंपरा थी, पर पश्चिमी फिलोसफी की परंपरा में फिलोसफी और दर्शन को मैं अलग अलग रखता हूँ। हालांकि हिंदी में हम लोग फिलोसफी को दर्शन करते हैं, लेकिन जब हम लोग इंडियन फिलोसफी पर आएंगे तो थोड़ा उस पर आपको लाइट पड़ेगा कि फिलोसफी और दर्शन में अंतर क्यों करना चाहिए। अ, तो ये उनकी जो फोकस था उनका, उनकी फिलोसफी में जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट पर, मटेरियल रियलिटी की तुलना में एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट पर, ये बाद के जो फ्यूचर जो आइडियलिस्ट हुए उनके लिए ये एक गाइडलाइन बना, एक आदर्श बना, जिस पर बहुत सारे बाद में फिलोसफर्स हुए। हम लोग संक्षेप में उन फिलोसफर्स का, कुछ महत्वपूर्ण फिलोसफर्स के बारे में देखेंगे। जैसे कि पहले इसमें आते हैं जॉर्ज बर्कले। मिडिवल पीरियड में इनका जो आइडिया था उसको सब्जेक्टिव आइडियलिज्म कहा जाता है। आयरिश फिलोसफर थे और ये मानते थे कि जो फॉर्म है वो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है या इमेटेरियलिज्म है। जितने भी हमारे पास आइडियाज हैं या जो कुछ भी चीजें हैं वो सब की सब गॉड के माइंड में एग्जिस्ट करती हैं। और इसी रूप में
वो अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं रियलिटी के रूप में। तो वो एक तरह से कई लोगों का मान की मान्यता है कि जो उनके समय में जिस तरह से भौतिकवाद का प्रभाव बढ़ रहा था, उसके रिएक्शन में उनका उनका ये जो उनका दर्शन था, वो उसका एक रिएक्शन भी था, और जिसमें वो मटेरियल को पूरी तरह से खारिज करते हुए महसूस करते हैं, ये प्रस्तुत होते हैं। और वो ऑलमोस्ट ही क्लेम्स दैट इट इज immaterial. Nothing is material. Everything that we perceive as material is in fact uh, uh, a kind of vision or abstract form in God's mind. And everything exists in God's mind, and it is in form of ideas. So this was George Berkeley. Then we have another famous name, that is Immanuel Kant, and his idea was transcendental idealism. ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म इनका इनके आइडियलिज्म का नाम कहा जाता है। ये जर्मन फिलोसफर थे, और इन्होंने जो मुख्य रूप से बात कही वो ये कही कि जो फिजिकल वर्ल्ड है वो हमारे सोच से बाहर एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन हमारा जो उसके बारे में ज्ञान है वो हमारे माइंड के द्वारा उसको उसका निर्माण होता है। तो इसमें यहाँ पर जैसे पहले जो प्लेटो से शुरू होकर के और कांट से पहले तक जो मुख्य बात थी वो ये थी कि जो रियल वर्ल्ड है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन कांट यहाँ से उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, ये रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, कर सकता है। और लेकिन इसके बारे में जो हमारी धारणा है, हम इसके बारे में कैसे जानेंगे, वो हमारे माइंड के स्ट्रक्चर से मतलब है कि हमारे जो परसेप्शंस हैं, पूर्व धारणाएं हैं, जो हमारा लैंग्वेज है, कल्चर है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं सो उसको निर्धारित करें। तो ह्यूमन जो कॉग्निशन किस रूप में हम इन चीज़ों को लेते हैं, उन चीज़ों को परसीव करते हैं, उसके रोल को परसीव करते हैं, इससे जो रियलिटी है उसका निर्माण होता है। फिर इस श्रृंखला में जो अगले और ये भी एक प्रमुख और प्रसिद्ध नाम है, वो हेगल का नाम है। अ, इनके आइडियलिज्म को एब्सोल्यूट आइडियलिज्म कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने रियलिटी को डायलेक्ट्रिकल फॉर्म में देखा। और डायलेक्ट्रिकल फॉर्म में का मतलब इनका था कि डायलेक्ट्रिकल का अर्थ होता है द्वंद। द्वंद का मतलब होता है कोई एक आइडिया एक डेवलप होता है, तो उसका वो थेसिस के रूप में डेवलप होता है। इन्होंने टर्म जो इस्तेमाल किया, थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। तो आइडिया जब डेवलप होता है थेसिस के रूप में, तो थोड़े समय तक चलता है, लेकिन फिर जब वो बहुत सारे चैलेंजेस को एक्सपीरियंस करता है, तो फिर उन चैलेंजेस से निपटने के लिए वो क्या करता है कि उस चैलेंजेस के कारण उसका एंटीथेसिस आता है, जिसको जो कि उसको खारिज करता है। फिर वो दोनों जो थेसिस और एंटीथेसिस हैं, वो दोनों फिर एक साथ मर्ज होते हैं, और फिर उससे उस प्रक्रिया को हम लोग सिंथेसिस कहते हैं। तो ये जो है सो निरंतर परफेक्शन की ओर गति होती है कॉन्शसनेस की। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो पहले एक थेसिस देता है, और फिर उसका एंटीथेसिस आता है। जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति ये सारा काम करे, ये कॉमन ग्रुप में, एक समुदाय में, एक समूह में ये काम हो सकता है। और वहां पर थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, इस प्रक्रिया के द्वारा ये चीजें होती हैं। और अल्टीमेटली जो इंडिविजुअल माइंड है वो जो परफेक्शन को एक्सेप्ट करता है, और वो ज्यादा एब्सोल्यूट स्पिरिट की ओर बढ़ता रहता है। तो इसमें हीगल ने भी जो ह्यूमन कॉन्शसनेस है, अ, उसमें ह्यूमन कॉन्शसनेस पर जोर दिया हीगल ने। और जो वास्तविकता का जो उदय होता है या इवोल्यूशन होता है, उत्पत्ति और विकास होता है, उसमें कॉन्शसनेस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं जो प्लेटोनिक आइडियोलॉजी है, जहाँ पर परफेक्शन पहले था,
एंड वर्ल्ड जो है सो इम्परफेक्ट है, और उसको परफेक्ट करने के लिए हमें इंटरवीन करना होगा। यहाँ पर ये इस तरह से जा रहा है कि जो आइडियाज है, हमारा कंसिस्टेंस है, वो थेसिस और एंटीथेसिस के माध्यम से उस एब्सोल्यूट स्पिरिट की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है, और जब वो वहां पहुंचेगा तो वहां पर उसे ट्रुथ की प्राप्ति होगी। अब ये फिर हम 20वीं शताब्दी में आते हैं, तो हम देखते हैं कि जो इस आइडियलिज्म के एपिस्टेमोलॉजिकल और ऑन्टोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं, उस पर अटैक हुआ, और उसमें जो मुख्य बात कही गई कि मेंटल एक्ट जो परसेप्शन का है और थॉट का है, वो आवश्यक है किसी वस्तु के एग्जिस्टेंस के लिए। और इस तरह से ये किसी चीज को जानने में और नॉलेज ऑब्जेक्ट में, ये दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाता है। तो ये एक इनके हिसाब से जो आइडियलिस्ट हैं थे 20th सेंचुरी में, जो फिलोसफर्स थे, उन फिलोसफर्स के हिसाब से ये एक बहुत ही वीक आर्गुमेंट है, और फिलोसफिकल आर्गुमेंट के रूप में आइडियलिज्म को सस्टेन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जो ये हम किस आधार पर ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस के लिए जो मेंटल फिजिकल ऑब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस के लिए जो मेंटल ऑब्जेक्ट है, मेंटल आइडिया है, उसका होना आवश्यक है। उसके बिना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये इसके आधार पर इसका विरोध हुआ, लेकिन फिर भी बहुत सारे दूसरे फॉर्म में आइडियलिज्म परसिस्ट किया, और फिलोसफर्स ने आइडिया के डेवलपमेंट में, नेचुरलिज्म में, खासकर जो एनालिटिकल फिलोसफी का डेवलपमेंट हुआ, विश्लेषणात्मक फिलोसफी का डेवलपमेंट हुआ, उसमें आइडियलिज्म का कहीं ना कहीं कई तरह का रोल बना रहा, और उस रूप में ये वेस्टर्न फिलोसफी को प्रभावित करता है। तो यहाँ से हम अब इंडियन आइडियलिस्ट के बारे में बात करेंगे कि इंडियन आइडियलिस्ट और वेस्टर्न जो आइडियलिज्म है, ये दोनों में क्या कम्युनिटी या डिफरेंसेस है। तो पहली तो बात हमने समझ ली कि जो वेस्टर्न आइडियलिज्म है वो प्लेटो से वो शुरू होता है, और जो कंसियसनेस है उसके प्राइमेसिस की बात करता है। मटेरियल वर्ल्ड की तुलना में मटेरियल वर्ल्ड इम्परफेक्ट है प्लेटो के हिसाब से, और जो कंसियसनेस है वो उस रूप में परफेक्ट होता है, और जो हमारा कार्य होता है कि उस परफेक्शन के की ओर बढ़ने का प्रयास करें। उसके जब हम इंडियन आइडियलिज्म से इसकी तुलना करते हैं, और पर्टिकुलरली हम लोग वेदांत को लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में और सबसे ज़्यादा अगर आप उसको नॉन मटेरियल फॉर्म, अगर हम इंडियन फिलोसफी, इंडियन जो दर्शन है उसमें अगर हम देखें, तो वो वेदांता में ज़्यादा एक्सप्रेस हुआ है। सांख्य में भी है, वेदांत में केवल एक ब्रह्म है ना, खासकर विशेषकर अद्वैतवाद का जब ये फॉर्म आता है बाद में शंकर के साथ, तो ये एक एब्सोल्यूट और जो कि अनचेंजिंग है और सब कुछ को व्याप्त करके है, उसकी बात करता है, और उसको आत्मा, ब्रह्म या किसी भी नाम से आप पुकारें, लेकिन वो एकमात्र सत्य होता है। और उसके हिसाब से ही जो इंडिविजुअल्स या वर्ल्ड वर्ल्ड में जो हमारा पर्पस होता है, वो इस संसार, जिसका संसार का मतलब ये है कि जो चीजें जो इंडियन जो आइडियलिज्म है, वहाँ संसार का अर्थ है बार बार जन्म लेना। बार बार जन्म लेना, यही संसार है, क्योंकि आप यहाँ पर फंसे हुए हैं। और बार बार जन्म लेना, बार बार जन्म किसका होता है? आत्मा का नहीं होता है। ये जो हमारा जो अहंकार है, उसके कारण जो चीजें हम एक्युमुलेट करते हैं, और उसके कारण जो फॉल्स सेंस ऑफ
अहम अहम का एक नकली सेंस बनता है। उसके कारण वो कर्म संचित होता है और वो बार बार जन्म लेना होता है। तो इंडियन आइडियलिज्म जो है वो सीधे सीधे रिजेक्ट करता है, जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है उसको पूरी तरह से रिजेक्ट करता है। और ये आइडियलिज्म ही है जो इंडियन आइडियलिस्ट को, जितने भी इंडियन आइडियलिस्ट हुए हैं, वो किसी न किसी रूप में इसी ब्रह्म को एक्सेप्ट करते हैं और उसको ही आधार मान के वो आगे अपनी बात करते हैं। दूसरा अंतर है कि जो सेल्फ का कॉन्सेप्ट है जो फिलोसफर्स के बीच में, जो वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं वो इंडिविजुअल कॉन्शसनेस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। हालांकि बहुत से दूसरे जो वो यूनिवर्सल कॉन्शसनेस की भी बात करते हैं। लेकिन इंडिया में जो इंडियन आइडियलिस्ट हैं वो मुख्य रूप से जो नॉन डुअल नेचर है आत्मा का, मतलब कोई दूसरा है ही नहीं यहाँ, सेल्फ है कॉमन या यूनिवर्सल ऐसा कोई डिफरेंस है ही नहीं, बस एक ही है अल्टीमेट रियलिटी, सुप्रीम रियलिटी जिसे ब्रह्म कहा जाता है। और ये सेंटर है, जो भी इंडियन आइडियलिस्ट हैं उनके थॉट का ये सेंटर है। इसी तरह से अगर इसके ज्ञान शास्त्रीय पहलू पर अगर हम देखें तो जो वेस्टर्न आइडियलिज्म है वो अक्सर माइंड और एक्सटर्नल रियलिटी के को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है और नॉलेज और परसेप्शन के उनके क्वेश्चंस को परस्यू करने की कोशिश करता है। जबकि जो इंडियन आइडियलिज्म है वो अनुभव पर, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस पर, जो आध्यात्मिक अनुभव है उस पर फोकस करता है और एक्सटर्नल जो चीजें हैं उसको एक्सप्लोर करके उसके परफेक्शन को, जैसे हमने अभी जो वेस्टर्न आइडियाज के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, उसमें हमने देखा कि किस तरह से परफेक्शन के लिए, जैसे हीगल बात करते हैं तो परफेक्ट थेसिस एंटीथेसिस के द्वारा वो अल्टीमेट रियलिटी को पाने की कोशिश करते हैं। तो उसके विपरीत जो इंडियन आइडियलिज्म है ये सीधे 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 जो आध्यात्मिक अनुभव है उसको प्राप्त करने की बात करता है और उसी से वो ये मानता है कि बाहरी किसी भी माध्यम से वो परफेक्ट अल्टीमेट रियलिटी को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। केवल और केवल जो आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हैं उसमें मेडिटेशन मुख्य प्रक्रिया है, जो ज्ञान योगियों का जो तरीका है वो मेडिटेशन है। वेदांती जो लोग हैं वो मेडिटेशन पर आधारित हैं, पर ज़्यादा जोर देते हैं। हालांकि और दूसरी धाराओं में और भी दूसरे तरीके हैं, लेकिन ये अल्टीमेट रियलिटी के रूप में को प्राप्त करने का जो एक सीधा और मेन रास्ता है वो मेडिटेशन है। तो ये जो एक्सटर्नल जो इम्पीरिकल नॉलेज जिसको हम कहते हैं, जो अनुभवजन्य बाहरी अनुभवजन्य बाहरी संसार के अनुभव से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसकी जगह पर आंतरिक ज्ञान इस पर फोकस करता है और इसको महत्वपूर्ण मानता है। तो ये एक और अंतर है। इसके बाद संसार का रूप क्या है इसके बारे में भी, संसार की प्रकृति क्या है इसके बारे में भी जो वेस्टर्न आइडियलिस्ट है और जो इंडियन आइडियलिस्ट है वो उसके बीच में अंतर है कि ये जहाँ जो वेस्टर्न आइडियलिज्म है उसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो ये कहा जाता है कि ये एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो पूरी तरह से माइंड का क्रिएशन है, जैसा कि हमने देखा था प्लेटो ने इस बात को रखा था। और दूसरी ओर हमारे पास कांट हैं। कांट कहते हैं कि बाहरी एक रियलिटी हो सकती है। वैसे इंडियन आइडियलिज्म में जैसा कि हम लोग अद्वैत वेदांत की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें पूरी तौर पर इसको माया माना जाता है और जो कि एक टेम्पररी मैनिफेस्टेशन है ब्रह्म का। और ये जो अल्टीमेट रियलिटी है इस पर ये जो माया है ये आच्छादित रहती है हमारे हमारे दृष्टिकोण से, तो माया उसको ढके रहती है और इस कारण से वी फेल टू अंडरस्टैंड द रियल नेचर ऑफ सेल्फ या ब्रह्म। सेल्फ और ब्रह्म में यहाँ अंतर नहीं किया जाता है।
इसके रियल नेचर को समझने में द मेन हिंड्रेंस इन अंडरस्टैंडिंग द रियल नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस इज माया। हालांकि इसमें और भी दूसरी धाराएं इंडिया में हैं, जैसे अद्वैत विशिष्ट अद्वैतवाद हैं, जो कि तीनों को एग्जिस्टेंस मानता है, ब्रह्म, माया और जीव। तो एक उस तरह से आप देख सकते हैं कि थोड़ा इसमें भी वेरिएशन है इंडियन सिस्टम में भी। और ब्रह्म, माया और जीव तीनों एक ही ब्रह्म के, जैसे विशिष्टाद्वैत में कहा जाता है कि तीनों एक ही ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं, है ना। ब्रह्म एक ही है, लेकिन वो दो और स्वरूप में अपने आप को प्रकट कर सकता है, जिसमें माया और जीव है, और ब्रह्म अपने आप को साकार रूप में प्रकट कर सकता है। तो विशिष्टाद्वैत आप जानते हैं, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य थे, तो साकार उपासक थे, तो उस रूप में उन्होंने इसको इंटरप्रेट किया। फिर इसके जो नैतिक और व्यवहारिक पक्ष हैं, उस पर भी हम अगर देखें, तो जो वेस्टर्न आइडियलिज्म है, वो इस जो आदर्शवाद है, उसका जो व्यवहारिक पहलू है, उस पर वो जोर देता है। और उसमें अ, ये बात लेके चलता है कि जो फिलोसफिकल जो व्यवस्था बनी है, या प्रैक्टिकली अगर हम उसको अप्लाई करने की जब हम कोशिश करते हैं, तो जैसे हमने अभी उदाहरण दिया था प्लेटो का। तो प्लेटो ये सोचते हैं कि जो आउटसाइड एक्सप्रेशन है वो इम्परफेक्ट है, और जो इंटरनल फॉर्म है वो परफेक्ट है। तो हमारा जो आइडियल हमारे लिए एक्शन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि उसको परफेक्शन की ओर ले जाए। तो जो हमारा एथिकल हमारी ड्यूटी क्या होगी, वो ड्यूटी हमारी होगी कि अगर हम उसको परफेक्शन की ओर प्रमोट करते हैं, जो मेंटल फॉर्म है उसकी ओर प्रमोट करते हैं, तो वो राइट एथिक्स हुआ। और अगर हम उसको उससे बिगाड़ते हैं, उस फॉर्म को डिस्टॉर्ट करते हैं, तो वो अगेंस्ट द एथिक्स हुआ, अनएथिकल हुआ। तो ये वेस्टर्न आइडिया है। इंडियन आइडियलिज्म में जैसे भागवत गीता की अगर हम जैसे बात करें, महात्मा गांधी जो इसके एथिकल और प्रैक्टिकल डायमेंशन को उन्होंने अपने लाइफ में उतारने की कोशिश की थी। तो उसमें उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फलेस एक्शन जो कर्म योग है, और जो राइटियसनेस है, धर्म का यहाँ मतलब रिलीजन से नहीं है, धारियति धर्म, जो इंडियन कॉन्सेप्ट है, जो गीता में जो बात कही गई है, वो right action. What should be the right action in given in a given condition? That is what it try to focus on. So Indian idealism is basically uh, when it talks about ethics, it integrate it with some specific forms of uh, जो ब्रह्म है, और या जो सेल्फ का जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट इसके धारणा में है, उससे इसको रिलेट करने की कोशिश करता है। तो पहला जो हमारा एथिकल एक्ट होना चाहिए, दैट इज आवर एक्शन टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन, न कि उसके विपरीत दिशा। यानी हमारे जो हमारी जो पहली नैतिक जिम्मेवारी क्या है कि हमारे जो काम हो, वो हमें एज ए इंडिविजुअल अपने आप सेल्फ के रियलाइजेशन, जो ट्रू सेल्फ है, जो ब्रह्म है, अ, उस या आत्मा है, उसको रियलाइज करने की ओर होना चाहिए। और ये जो हमारा वर्ल्डली लाइफ है, जिसके लिए हमारा फिजिकल बॉडी हमारे पास है, तो उसमें उसका जो एक्शन होना चाहिए, उसका जो उसके जो काम होने चाहिए, वो सेल्फलेस होना चाहिए एंड कर्म योग में होना चाहिए, ताकि जो कर्म के बॉन्ड है, कर्मास के जो बॉन्डिंग्स हैं, चाहे वो गुड कर्म हो या बैड कर्म हो, दोनों के बॉन्डिंग्स होंगे। तो उन दोनों से बचने के लिए, उन दोनों के कर्म के जो संस्कार हैं, तो हमारे अंदर रिकॉर्ड नहीं हो या दर्ज नहीं हो, उसके लिए हमें सेल्फलेस एक्शन करना हो, और धर्मानुसार आचरण, धर्म के अनुसार जो राइट एक्शन है, उसके हिसाब से आचरण करना होगा। तो
तो ये एम्फेसिस जो है इंडियन रियलिज्म, जब एथिक्स और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात होती है तो इस पर ये एम्फेसिस करता है। जबकि वेस्टर्न की बात हमने देखी कि वहाँ पर इस बात पर एम्फेसिस होता है कि जो फॉर्म है, जो आइडियल फॉर्म है, उसकी ओर मूवमेंट कैसे किया जाए, जो वर्ल्डली परफेक्शन प्राप्त करते हुए वर्ल्ड में जो काम आप कर रहे हैं उसको और परफेक्ट बनाते हुए उसकी ओर मूवमेंट करना। तो आप उसको देख सकते हैं कि यहाँ जो इंडियन आइडियलिज्म है ये इंडिविजुअल एथिकल कॉन्टेक्स्ट में ये इंडिविजुअल पर फोकस करता है। यहाँ पर एक टर्म यूज किया जाता है अक्सर, आपने सुना होगा, परमार्थिक स्वार्थ। ये अपने आप में परमार्थ स्वार्थ, परमार्थिक स्वार्थ। अब ये जो है अपने आप में एक, यू कैन से दिस इज अ काइंड ऑफ ऑक्सीमोरन आल्सो, बट इसमें क्या है कि जो इंडियन आइडियलिज्म में के जो में जो लोग होते हैं या प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो क्या कोशिश करते हैं कि जो इंडिविजुअल है उसका स्वार्थ किस चीज में है, सेल्फ, उसका सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, तो टू अटेन द अल्टीमेट गोल। जब वो अल्टीमेट गोल को प्राप्त करता है तो वो व्यक्ति अपने आप में सबके लिए बहुत हितकारी हो जाता है, जो भी व्यक्ति उस अल्टीमेट गोल को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब उसकी प्राप्ति नहीं होती है और उससे पहले वो परमार्थ में लगता है, यानी अपने आप को दुनिया के कामों में लगाता है और दूसरी चीजों में लगाता है, तो वो उसका काम बाधित हो जाता है। तो उसका स्वार्थ इस चीज में है कि वो अपने आप को उस चीज में लगाए, यानी जो परमार्थिक स्वार्थ है, जो परमार्थ है, उस स्वार्थ में इस तरह से इस बात की व्याख्या करने की कोशिश की गई। इसी तरह से स्पिरिचुअल लिबरेशन की बात करें तो इसमें अक्सर आप देखेंगे वेस्टर्न स्पिरिचुअलिज्म है, वहाँ पर ऐसा कोई बहुत एक्सप्लिसिट वे में स्पिरिचुअल लिबरेशन की या ये बर्थ डेथ की बात इस वहाँ पर नहीं होती है। उसमें केवल एक्सपीरियंस की बात है, अल्टीमेट परफेक्शन पर पहुँचने की बात है। जबकि इंडियन आइडियलिज्म में जितने भी ट्रेडिशंस हैं उन सब में मोक्ष, मुक्ति, लोक प्राप्ति, ये सब जो है सो और ये जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना, दीज आर द गोल्स ऑफ इंडियन आइडियलिज्म। ये सब गोल देखे जाते हैं। अब हम लोग गांधी को थोड़ा आइडियलिस्ट के रूप में समझने की कोशिश करें। गांधी को एक इंडिपेंडेंट स्ट्रगल के एक्टिविस्ट के रूप में हम लोग जानते हैं। गांधी के डिफरेंट जो अलग अलग प्रयोग हैं, सत्याग्रह का जो उनका प्रयोग है उसके लिए हम लोग जानते हैं। आइडियलिस्ट के रूप में जानने के लिए उनके बारे में कुछ एक चीजें समझनी होगी। पहली तो एक चीज है जो कि उनका गीता के प्रति जो लगाव या अट्रैक्शन है। अगर गांधी की सभी रचनाओं से आप परिचित होंगे तो उसमें उनकी वो रचना भी है जिसमें गीता माता के नाम से उन्होंने लिखा है। गीता का बृहत उन्होंने एक तरह से उसकी व्याख्या भी करने की कोशिश की है। और कर्म योग के पर, जैसे गीता में कई सारे योग हैं, मुख्य रूप से 4 योग की चर्चा हम लोग करते हैं। उसमें कर्म योग पर फोकस करते हुए उन्होंने गीता को समझाने की या बताने की कोशिश की है। तो उनके लिए जो गीता की टीचिंग्स थी वो खास करके व्यक्ति का धर्म क्या होना चाहिए और भक्ति कैसे होनी चाहिए, ये सब उनका एक इम्पोर्टेंट गाइडलाइन था उनके लिए। और उसके हिसाब से उन्होंने अपना अपना जो लाइफ स्टाइल है या जीवन पद्धति को उन्होंने उस हिसाब से ढाला था। तो उनका जो लाइफ का अल्टीमेट एम की जब अगर हम बात करते हैं तो वो एक आइडियलिस्ट के रूप में अपने जो जैसे एक इंडियन आइडियलिस्ट होता है जो अपने वर्ल्डली कामों को सेल्फलेसली करना चाहता है, उसको उसको वो
अधिक से अधिक अपने आप को इन्वॉल्व किए बिना करना चाहता है, और उसका जो गोल होता है वो अ, आंतरिक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने का, जो कि अल्टीमेट जो ब्रह्म है उसको, उसका अनुभव प्राप्त करने का होता है। तो ये चीजें आप यहाँ देखते हैं, जहाँ हम महात्मा गांधी की बात करते हैं तो वहाँ पर हम जो भक्ति और जो कर्म योग, ये सब चीजें उनके जीवन में हम देखते हैं। तो जो कि उनको एक आइडियलिस्ट के रूप में, बेसिकली ही वाज एन आइडियलिस्ट एक्टिविस्ट। तो कर्म योग पर जो उन्होंने जोर दिया, जो कि गीता में उनका इस पर काफी कुछ लिखा गया है, और ये उनके अपने फिलॉसफी का भी एक तरह से आधार बनता है कि जो परिवर्तन अगर संसार में कुछ लाना है तो वो परिवर्तन सेल्फलेस एक्शन से ही आ सकता है। और उससे अब ये इस जो सामाजिक ये समाज व्यवस्था है, समाज के जो लोग हैं, उनको अगर आप प्रभावित करना चाहते हैं तो उनको प्रभावित करने का सबसे जो प्रभावकारी तरीका है वो सेल्फलेस एक्शन है। जब दूसरे लोग आपको सेल्फलेसली एक्ट करते हुए देखते हैं तो उस वो आपके साथ होते हैं, और इस आपको एक तरह का से कि एक मैजिकल पावर भी एक तरह से मिल जाता है, आपको ट्रांसफॉर्मेटिव पावर मिल जाता है, जो कि अक्सर देखा जाता है जो गुरुज होते हैं, इंडियन गुरुज होते हैं, उसमें ये चीज देखी जाती है कि वो बहुत हाईली मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए। तो ये चीजें हम लोग देखते हैं। कर्मयोग के बाद जो दूसरी बात उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, वो था कर्तव्य और जिम्मेवारी। ये कर्तव्य और जिम्मेवारी के बारे में भी जो बातें थी वो कर्मयोग से ही निकली थी। लेकिन उसमें उनका जो एक एम्फेसिस था, ये ड्यूटीज हमारे समाज के प्रति, परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अ, ये एक हमारी कर्तव्य है और जिम्मेवारी भी है, और इसको पूरा करने में हमें कुछ रिटर्न का के एक्सपेक्टेशन से उसको पूरा नहीं करना है या उस काम को नहीं करना है। उसको हमेशा हमें एक कर्मयोगी की तरह उसको करना है, ताकि जो कुछ भी लक्ष्य है, जो हमारा धर्म है काम करने का, धर्म का यहाँ इस अर्थ में भी है कि मेरी ड्यूटी के अर्थ में भी धर्म, हमारे यहाँ हिंदी में धर्म का एक अर्थ है कि पुत्र का धर्म क्या है, या पिता का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, इस तरह से फिर जाति धर्म की भी बात होती है। तो ये धर्म शब्द जो है सो बहुत ही ज्यादा यूज होता है कई कॉन्टेक्स्ट में, और उसका अर्थ जो है सो वहाँ ड्यूटी के कॉन्टेक्स्ट में होता है कि व्हाट इज द राइटियस एक्शन एज ए हस्बैंड और एज ए फादर और एज ए मदर और एज ए वाइफ, है ना, जो भी आपका रोल है उसके हिसाब से जो क्या आपका सही एक्शन होना चाहिए और क्या आपके लिए मोरली राइट है। इसी तरह से गांधी का जो नन अटैचमेंट का के प्रति उनका एम्फेसिस था, उनके आश्रम के लोगों को 11 शपथ लेनी होती थी, 11 शपथ, जिसमें कि एक नन अटैचमेंट भी उसमें से एक था कि आपको संग्रह से बचना है, अटैच नहीं होना है। तो ये आइडिया भी बेसिकली कर्मयोग की जो फिलॉसफी है वहीं से निकलती है। जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं उसको सिंसियरली कर रहे हैं, लेकिन सेल्फलेसली कर रहे हैं, और उसके सक्सेस आउटकम और रिवार्ड के से पर जुड़े बिना उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से जो एक आइडिया था नन वायलेंस और एंड ट्रुथ का, ये गांधी को बहुत ज्यादा प्रिय भी था, क्योंकि उनके लिए उन्होंने कई बार इसको बहुत ही स्पष्ट तौर पर लिखा है कि ट्रुथ, सत्य और अहिंसा मेरे लिए दे आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर द सेम। और उसको उन्होंने बहुत ही एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है कैसे ये सेम है।
और क्योंकि उनके हिसाब से जब ट्रुथ अगर ये है कि सब एक है, मतलब जब एक ही ब्रह्म से सारी चीजें निकली हैं, तो उस हिसाब से अगर हम सोचें तो कोई जो किसी चीज के प्रति हिंसक वृत्ति या उसके प्रति दुर्व्यवहार, ऐसा अगर हम व्यवहार करते हैं तो वो एक तरह से अपने प्रति ही एक दुर्व्यवहार हुआ। तो हमें अगर एक तरफ सत्य को पाना है तो दूसरी तरफ हम दूसरे बाहर की जो चीजें हैं उसके प्रति हिंसक नहीं हो सकते। तो इसकी एक हार्मोनी क्रिएट होगी। बाहर में जब हार्मोनी क्रिएट होगी तो उसी के आधार पर अंदर में, हमारे अंदर भी हार्मोनी क्रिएट हो सकती है। इसी तरह से जो गांधी का एक आइडिया था, ओके, तो ये आइडियलिस्ट के रूप में हमने गांधी को देख लिया। अब हम जो इस आइडिया पर आते हैं, इस चीज पर कि जो सोशल चेंज गांधी भारतीय समाज में चाहते थे, वो सोशल चेंज कैसे उनके आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से किस प्रकार से रिलेटेड था, कैसे जुड़ा हुआ था। जैसे कि गांधी जो पॉलिटिकल फ्रीडम की बात हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो उन्होंने अ, बात की या उसके लिए आवाज उठाई, उसके पीछे भी उनका जो आदर्शवादी ये जो दृष्टिकोण है, उसमें उन वो ये मानते थे कि जो इंडिपेंडेंस है, पॉलिटिकल फ्रीडम है, ये एक हमारा नैतिक अधिकार है। जब तक कि हम अगर हम वास्तविक अपना स्वराज प्राप्त करना चाहते हैं तो इस अधिकार को प्राप्त करना आवश्यक है। और ये जो हमारे जो नैतिक एक पक्ष है स्वराज के संदर्भ में, सेल्फ रूल के संदर्भ में, वो हर एक इंडिविजुअल का, भारत के हर एक व्यक्ति के अंदर ये एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत धारणा के रूप में आनी चाहिए कि ये स्वराज हम केवल, ये लड़ाई हम केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अंग्रेज हमारा धन लूट के ले जा रहे हैं या हमें कोई अच्छा या ऊपर का पोस्ट शेयर नहीं कर रहे हैं। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो राजनीतिक स्वतंत्रता है, हमारा हमारा शासन कैसे चलेगा, हमारी राज्य व्यवस्था कैसी होगी, हमारे समाज के लिए क्या अच्छा है, ये सब जो निर्णय लेने का जो भी काम है, ये हमारा अपना होना चाहिए। और ये तभी हम ऐसा कर पाएंगे ट्रू सेंस में, जब हम किसी और के अधिकार में नहीं होंगे या किसी और के गुलाम नहीं होंगे। तो ये एक हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये अभी तो अंग्रेज को जो करना है कर रहा है, मुझे तो बाहरी दुनिया से कोई लेना नहीं है। हम तो मानते हैं कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, तो ये सब भी मिथ्या है, तो अंग्रेज का शासन भी मिथ्या है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो अंग्रेज हैं तो अंग्रेज हमारे लिए कोई अ, अ, एक सत्य है, ब्रह्म की तरह ही एक नया सत्य है, ऐसा तो नहीं है। तो जैसे दुनिया की सारी चीजें मिथ्या हैं, वैसे ही ये भी एक मिथ्या है। ऐसा कह के आप इसको खारिज नहीं कर सकते। तो ये एक इम्पोर्टेंट आइडिया है। जब आप या गांधी जो आदर्शवाद, अपने आदर्शवाद को, आइडियलिज्म को वो जब जोड़ते हैं, इस नैतिक आधार देते हैं, तो वहां पर ये चीज महत्वपूर्ण होती है कि वो ये कहते हैं कि अ, ये भी राजनीतिक स्वतंत्रता भी उतना ही आवश्यक है। राजनीतिक स्वतंत्रता एक हमारा नैतिक लक्ष्य है। उसके बिना आप आंतरिक स्वतंत्रता की ओर नहीं जा सकते हैं। अगर आपके चारों ओर अत्याचार होगा, आपके आसपास के लोग दुखी होंगे, आपके आसपास के लोग संघर्षरत होंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कहीं ध्यान लगा करके आप निजी स्वतंत्रता की और आध्यात्मिक मुक्ति की बात करें और बात सोचें।
तो इसलिए अभी सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य सारे लोगों के लिए ये है कि जो सेल्फ रूल है, स्वराज है, इसको प्राप्त करना, चाहे वो और ये एक आध्यात्मिक लक्ष्य है, क्योंकि उसके बिना अब पहला स्टेप है हम जो भी गुलामी के जमाने में जी रहे लोग हैं, उन सब के लिए पहला लक्ष्य है कि वो गुलामी की बंधन से बाहर निकले। उसके बाद ही वो हायर लाइफ के लिए, उच्च अनुभव के लिए, आध्यात्मिक अनुभव की ओर उसका विकास हो पाएगा। अदरवाइज उसका विकास ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके आसपास इतने डिस्ट्रेस और चैलेंजेस होंगे कि वो उसको बार बार, अगर वो सेंसिटिव व्यक्ति है तो उसको बार बार खींच के ले आएंगे। अगर वो सेंसिटिव व्यक्ति नहीं है तो वैसे भी उसका विकास, आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाएगा। तो उसी तरह से जो अगला आइडिया है गांधी का, वो है नन वायलेंस का। तो नन वायलेंस के बारे में तो हमारे कई सारे शास्त्रों में पहले से ही एस्टेब्लिश्ड है कि नन वायलेंस, जैसे अष्टांग, जो ये एट फोल्ड पाथ है हमारे राजयोग में या पातंजल योग दर्पण में, पातंजल योग सूत्र में, तो वहां पर भी जो नन वायलेंस है वो उसको एक अनिवार्य पार्ट माना गया है यम नियम के अंदर में। और ये जो और भी दूसरे रिलीजन हैं, जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इन सब धर्मों में भी अहिंसा पर जोर दिया गया है। तो ये हमारे रिलीजियस ट्रेडिशन में बहुत ही गहरे से आया है। लेकिन गांधी की खासियत क्या थी कि उन्होंने इसको एक राजनीतिक अस्त्र बना दिया। अब एक साथ ये एक राजनीतिक युद्ध के साथ साथ आपका आध्यात्मिक युद्ध भी बन गया। हम आजादी प्राप्त करेंगे, आजादी के लिए संघर्ष करेंगे, लेकिन अहिंसक तरीके से। और ये अहिंसा उन्होंने स्पष्ट किया कि अहिंसा का मतलब ये नहीं कि मन में तो इच्छा हो रही है कि इसका सर फोड़ दें या गला काट दें, लेकिन हम संयत रखे हुए हैं। इस गांधी का जब आप सत्याग्रह के उनकी फिलॉसफी को पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने स्पष्ट इस बात को कहा है कि ये आपको आंतरिक रूप से अहिंसक बनना है। तो आप ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक आप कह सकते हैं कि एक आइडियलिस्ट के रूप में गांधी की एक खोज है कि जो एक बड़ा संग्राम चल रहा है, उस संग्राम में आप व्यक्ति को उसके एक साथ बाहरी और आंतरिक दोनों ही रास्ते पर चला देते हैं। वो बाहरी लक्ष्य की प्राप्ति कर रहा है, सांसारिक लक्ष्य की प्राप्ति कर रहा है आजादी के लिए, और आंतरिक लक्ष्य की प्राप्ति कर रहा है अपने अंदर से हिंसक भाव को हटाकर। तो ये जो गांधी का दृष्टिकोण था, ये अपने आप में यूनिकनेस है इस चीज में। इसी तरह से जो सत्य के बारे में उनकी जो धारणा है, ये सारी धारणाएं हम लोग भी सोशल चेंज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो सोसाइटी को ओवरऑल चेंज करना चाहते थे। सोसाइटी को जो अहिंसक बनाना, एक साथ एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, ये सोशल चेंज उनके विजन में था, जो कि एक आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है इसको, कि आइडियल सोसाइटी कैसे, परफेक्शन ऑफ जो सोसाइटी में होना चाहिए, वो परफेक्शन कैसे आएगा, तो उस दिशा में कैसे हम मूव कर सकते हैं। तो ये सत्य के लिए, मोरल, नैतिक रूप से अपने आप को पूरी पूरी तरह से परिपूर्ण करने के लिए, उन सब कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें तो जो सत्य है और अपने आप को एक सही तरीके से रखना, इंटीग्रिटी के साथ,
एक व्यक्तित्व, पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में, तो ये आवश्यक है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल तभी किसी अ, आक्रांता के, या कोई भी व्यक्ति उस पर अटैक कर रहा है उसके सामने खड़ा रह सकता है अपने पूरी दृढ़ता के साथ, जब वो अपने आप में उसको विश्वास है कि वो सत्य के रास्ते पर चल रहा है, और उसकी अपनी जो पूरी उसका अपना जो पूरा व्यक्तित्व है वो अपने आप में बिल्कुल सही है। अपनी सत्यता पर जिसको विश्वास होता है वही सत्य का आग्रह कर सकता है। तो ये आप देखेंगे कि किस तरह से जो उनका आइडियलिस्ट थॉट है वो किस तरह से इस सत्याग्रह के रूप में उभरता है, कि जब अ, अंग्रेजों का अंग्रेज या ब्रिटिश पुलिस का डंडा आपके ऊपर बरसेगा, तो उस समय आपका ढाल केवल और केवल आपका अपने सत्य में विश्वास होगा। जब आपने देखा होगा, उस मूवी में भी देखा होगा, जो गांधी की मूवी जो आई थी उसमें, कि उनको ये इंस्ट्रक्शन था कि आप बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपके ऊपर डंडा चलाया जाएगा और आप अपना हाथ भी नहीं उठाएं रोकने के लिए। आप सीधे बढ़ेंगे, आपके ऊपर डंडा चलेगा, आप बेहोश होकर गिरेंगे। फिर वहाँ दूसरे लोग होंगे, वो आपको वहाँ से उठा के हटा देंगे। फिर दूसरा लोग आगे बढ़ेगा एकदम डिसिप्लिन के साथ, बिना किसी घबराहट, बिना किसी चिंता, बिना किसी अधैर्य, पूरे आप अपने आप में विश्वास करते हैं कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो सही है, और हम एक उसके लिए अ, अपने आप को तैयार करके आज इसका सामना, सत्य का सामना उनको करवा रहे हैं। उनको हम सत्य का सामना करवा रहे हैं, और हम अपने आप में एक पूरी बॉडी के रूप में, एक पूरे जिस रूप में हम वहाँ खड़े हैं, हम एक सत्य के प्रतीक हैं। इस भाव से गांधी ने उनको वहाँ अ, अ, आगे किया, जब वो वहाँ पर बात कर रहे थे, नमक सत्याग्रह की मैं बात कर रहा हूँ उस समय। तो ये ट्रुथ है, इंटीग्रिटी, उस रूप में समाज में परिवर्तन का मतलब है कि हर एक व्यक्ति के अंदर जब ये अपने आप की सत्यता का उसके अंदर भाव हो जगेगा, बोध होगा, तो वो समाज गांधी के दर्शन का समाज है। इसी तरह से जो सामाजिक न्याय और जो समानता की बात है, उसको पर भी उन्होंने काफी जोर दिया, और उन्होंने जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो इसको उससे इसको इस विभेद को अ, समझा, और उसके लिए पूरी तरह से खत्म करने के लिए, और खास करके जो अछूत का जो भाव था उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने विशेष जोर दिया। और ये चीज उनको काफी आश्चर्य कर में डालती थी कि अ, जहाँ जिस समाज में ब्रह्म की धारणा है, तो उस समाज में ये अछूत की धारणा कैसे अस्तित्व में है, और क्यों है, कैसे आई। तो ये जो उनका आइडियल था कि जो अ, एक ही सत्य है जो सब रूप में व्यक्त होता है, तो उसके हिसाब से ही वो इक्वलिटी और सोशल जस्टिस की बात करते थे। उसके हिसाब से ही वो सबके बराबरी की बात। उससे ही उसी तरह से सेल्फ रिलायंस, अपने आप पर निर्भर होना, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होना, या अपने आवश्यकता की चीजों को खुद से पूरा करना, ये भी एक दृष्टिकोण है जो कि भारतीय आध्यात्म का दृष्टिकोण है। आप देखेंगे कि जो मिनिमम आवश्यकताओं के साथ, वो भी एक आगे हम लोग देखेंगे, मिनिमम आवश्यकता वो भी एक वन ऑफ द वोज ऑफ जो आश्रम इनमेट्स होते थे गांधी के, उनमें से एक ये भी था कि
जो भी लोग होंगे वो कम से कम सामान रखेंगे। तो उसमें जो भी कम सामान है, जो कि बेसिक आवश्यकता की चीजें हैं, उसमें आप खुद पर ही निर्भर हो। जैसे कि खादी की बात उन्होंने कही, तो खादी अपने आप में एक सेल्फ रिलायंस का एग्जाम्पल था। ये हमारे जो भी आवश्यकता है कपड़े से संबंधित या वस्त्र पहनने से संबंधित, उन सारी आवश्यकताओं को हम अपनी खुद से पूरा कर सकते हैं। और अगर इसको एक्सपेंड करें तो ऐसा तो नहीं है कि आप सारा कुछ आप ही कर लेंगे। आप अपने लिए खेत में अनाज भी पैदा कर लेंगे, आप उसके उसके लिए चक्की भी बना लेंगे, जिसमें ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन एक समाज के रूप में भी कम से कम हमें जो अपनी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति की व्यवस्था करनी चाहिए। और जो एक आदर्श समाज होता है वो सेल्फ सफिशिएंट होता है, तो बाहरी इन्फ्लुएंस पर डिपेंडेंट नहीं होता है ना। तो इस तरह से ये जो उनका सेल्फ रिलायंस है, ये भी एक आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव से है कि जो हमारी आवश्यकता है वो हम अपने आवश्यकता खुद से पूरा कर लेंगे। और बाहर से आने वाली चीजें, क्योंकि देखिए इसमें एक दृष्टिकोण ये है कि कोई भी जो वस्तु है वो अपने आप में एक आइडिया भी है। जैसे आप देखेंगे अक्सर कि जब आप एक तरह का वस्त्र पहनते हैं और दूसरे तरह का वस्त्र पहनते हैं, तो आपके व्यवहार में अपने आप परिवर्तन आ जाता है। जैसे आप देखेंगे या ऑब्जर्व भी करेंगे कि अगर आप किसी कोई व्यक्ति है वो नॉर्मल है, नॉर्मल व्यवहार कर रहा है, अगर वही व्यक्ति हैट लगाता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है, क्योंकि हैट अपने आप में एक आइडिया है। हैट इज हैट कैन चेंज योर पर्सनालिटी, आपके व्यवहार को, आउटर बिहेवियर को चेंज कर सकता है। ये कोई मैजिकल बात है, मैजिकल हैट की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जब उसको लगाते हैं तो उसके साथ एक पूरा आइडिया है, जो इंग्लिश जेंटलमैन का आइडिया है, उसका थोड़ा इन्फ्लुएंस आप पर आता है। आप जब सूट वूट पहन के किसी पार्टी में जाते हैं, और या आप अगर कुर्ता पजामा पहन के गांव में किसी जगह खाने जाते हैं, तो आप उस अपने व्यवहार को आप खुद आंक सकते हैं कि किस तरह से कोई जब एक एक्सटर्नल कंटेक्स्ट में आप जाते हैं तो वो आपको प्रभावित करता है। तो गांधी का ये आइडिया कि अ, हम अपने चीजों को खुद से उत्पादित करके पूरा करेंगे, बाहरी चीजों पर हम डिपेंड नहीं करेंगे, ये केवल एक इकोनॉमिक आइडिया नहीं है। इसमें ये भी आइडिया निहित है कि जो बाहरी चीजें हैं वो एक बाहरी आइडिया भी है। तो जब हम एक आइडियलिस्ट लाइफ स्टाइल को फॉलो करने की या सोसाइटी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो बाहरी चीज आएगी वो अपने साथ अपनी अपना एक कल्चर लाएगी, अपनी एक संस्कृति लाएगी। तो जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो ड्रेस हो, फूड हो, या म्यूजिक हो, कल्चरल जो भी डायमेंशन है, आप जितनी भी चीजें हम लोग वेस्ट से, वेस्टर्न कंट्री से एक्सेप्ट एक्सेप्ट करते हैं, वो सब अपने साथ एक कल्चर को लेकर के आती है और उस रूप में हमें प्रभावित करती है। और इसी की मैं बात कर रहा था, सिंप्लिसिटी एंड मिनिमलिज्म। तो गांधी ने एक, ये भी एक आइडियलिस्ट दृष्टिकोण है गांधी का, क्योंकि जो इंडियन कॉन्सेप्ट है वो एक्सटर्नल चीजों में अपने आप को मिनिमम इन्वेस्ट करने में विश्वास करता है। बाहरी चीजों में कम से कम इन्वेस्टेड है और वो इंटरनल चीजों में ज्यादा इन्वेस्टेड है। तो वहीं से ये सिंप्लिसिटी और मिनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। अ, अ, हालांकि उस समय उसका बाहरी कॉन्टेक्स्ट भी है कि जब हम गुलामी के समय में हैं, हम विदेशी वस्तुओं का जितना ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे उतना ज़्यादा हम विदेश, क्योंकि सारे अधिकांश प्रोडक्शन जो है वो हम इंग्लैंड का बना, सुई भी हम इंग्लैंड का बना खरीदते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम अपने आप को जितना सिंपल रखेंगे और जितना मिनिमल रखेंगे उतना हमारे लिए आवश्यक। लेकिन यहाँ जो इसका जो ये कॉन्टेक्स्ट है, आइडियल कॉन्टेक्स्ट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। गांधी केवल इसलिए नहीं चाहते थे कि अभी जब तक अंग्रेज हैं तब तक हम लोग ऐसा रहेंगे, और उसके बाद जैसे अंग्रेज जाएंगे उसके बाद फिर हम लोग अ, जैसे इच्छा हो खूब सारा इकट्ठा करके और वैसा लाइफ जिए, ऐसा नहीं है। गांधी का ये पहले कॉन्सेप्ट ये आया है, और उन्होंने इसका रेलेवेंस देखा कि आज़ादी की लड़ाई के लिए भी इसका एक रेलेवेंस है।
और इन दोनों चीज़ों को हम एक साथ कर सकते हैं। तो ये सिंप्लिसिटी और मिनिमलिज्म जो है वो उनका एक तरह से जो वेस्टर्न कंज्यूमरिज्म और जो उपभोक्तावाद पश्चिमी देशों के माध्यम से हमारे ऊपर थोपा जा रहा था, और जो एक तरह से जो हमारे एथिकल और स्पिरिचुअल जो वैल्यूज थे हमारे, उसके ऊपर थोपा जा रहा था, उसका उसके खिलाफ में एक ढाल की तरह था। और इसलिए उसका वो इस चीज को मानते थे, यानी कि गांधी अगर इस रूप में होते तो वो बाद में भी अ, इस जो वेस्टर्न ऑब्जेक्ट्स हैं उसके देश में आयात किए जाने का विरोध करते, या देश में मंगाए जाने का या प्रयोग किए जाने का विरोध करते। एक और चीज जो गांधी ने काफी जोर देके और बहुत जगह उसमें, मेरे सपनों का भारत आप देखेंगे तो उनके सपनों का भारत जो है वो गांव के आधार पर, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो गांव है, वहाँ बेसिक यूनिट गांव है, उस गांव के यूनिट से ही वो शुरू होता है। वो जस्ट रिवर्स है जो आज़ादी के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर हुआ, जिसमें कि बेसिक यूनिट दिल्ली था और बाकी सारी चीज़ें उसके बाद बनती थी। उसके विपरीत जो गांधी का आइडियलिज्म है वो एक डिसेंट्रलाइज विलेज बेस्ड इकोनॉमी की बात करता है, जिसमें हर एक जो गांव की आवश्यकता है वो गांव में ही पूरी हो जाती है, और वो अपने आप में एक सेल्फ गवर्नेंस का एक आइडियल यूनिट है, जिसमें कि जो भी लोकल कम्युनिटीज हैं वो इक्विटेबल और जस्ट सोसाइटी के लिए काम करते हैं। वो इस तरह के की कल्पना सोसाइटी के लिए करते थे कि ये जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल करके और अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए गांव के लेवल पर जो भी जरूरत है उन सारी जरूरतों का प्रोडक्शन करते हुए और एक आइडियल लाइफ के रूप में वो जिए, जो गांव में जो लोग रह रहे हैं या रहना चाहते हैं। तो ये भी अपने आप में एक गांधी के आइडियलिज्म का एक फॉर्म है। जो विलेज इकोनॉमी है वो केवल इकोनॉमिक आइडिया नहीं है, और उसको इस रूप में देखना चाहिए कि जो सेल्फ सफिशिएंट विलेज जो होगा, जहाँ सारी आवश्यकताएं खुद से पूरी होंगी, वो ऐसा एक विलेज होगा जहाँ हर एक व्यक्ति एक ड्यूटी और जिम्मेवारी से बना हुआ हो, कर्तव्य और जिम्मेवारी से वो बना हुआ होगा दूसरे लोगों के साथ, उसको ये पूरा करना है, दूसरे लोग उसके लिए ये कर रहे हैं, तो इस तरह से एक दूसरे पर आश्रित होगा, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेगा, जो कि उसके इंटरनल जो उसकी खोज है उसमें भी वो रिफ्लेक्ट करेगा। इसी तरह से जो कम्युनल हार्मनी, जो कि भारत विविध तरह के परंपराओं का देश है और धार्मिक परंपराएं भी कई तरह की हैं, तो इसलिए चूंकि एक ही ब्रह्म है, एक ही एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए ये कम्युनल हार्मोनी केवल इसलिए नहीं है कि हम इसके बिना इस देश में क्या करेंगे, कोई उपाय नहीं है, ऐसा नहीं है। ये उनके आइडियलिज्म के से ही निकलता है, और वो ये मानते हैं कि अ, ये तो हमारे जो वैदांतिक जो हमारा एक ब्रह्म सत्य की जो बात है, एको सत्य एक ही सत्य है, उसकी जो बात है, वहाँ वहाँ से ही ये बात आती है कि कोई भी, चाहे धर्म कोई भी हो, अगर वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है तो अंत में उसी सत्य को प्राप्त करेगा जो कि एक्चुअली सत्य है, जिसे हम ब्रह्म के रूप में भारतीय परंपरा में जानते हैं। तो कोई भी धर्म हो, वो अंत में उसी सत्य को प्राप्त करेगा, इसलिए उनसे किसी तरह के संघर्ष की तो कोई बात ही नहीं होती है। उनका व्यवहार, चाहे वो लोग कितना अपने धर्म को समझ के और इस लक्ष्य को समझ के व्यवहार करते हैं, ये उनकी समस्या है। हमारी तरफ से उनके प्रति किसी भी तरह का एग्रेसिव बिहेवियर, हिंसक बिहेवियर, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन भी गांधी का एक इम्पोर्टेंट आइडिया के रूप में इमर्ज करता है। जब हम देखते हैं कि अ, गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि दुनिया या संसार में
हर एक आदमी की आवश्यकता के लिए पर्याप्त चीजें हैं, लेकिन हर एक आदमी के लालच के लिए ये दुनिया कम है, कम पड़ जाएगी। तो ये जो आइडिया है, उसी से जो इन्वायरमेंट के बारे में उनके जो आइडिया हैं, वो ये मानते थे कि केवल एक पीढ़ी के लिए संसार नहीं है, या दो चार पीढ़ी आनंद में जी लें, उपभोग कर लें सारी चीज़ों का, उसके लिए संसार नहीं है। ये संसार और ये जो इन्वायरमेंट है, वो सारे आने वाली कई हजार पीढ़ी जब तक ये पृथ्वी चलेगी, इस ये सूर्य में समाहित नहीं हो जाएगी, तब तक के लिए ये जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी पीढ़ियां आएंगी, तब तक उनके लिए ये संसार है, और उनके लिए इसको बचा के रखना चाहिए और रिस्पॉन्सिबली इसका यूज करना चाहिए। क्योंकि केवल ये नहीं है कि हम, आप और जितने लोग हैं इस हमारे समय में, इन लोगों को ही अंतिम लक्ष्य प्राप्त करना है। आने वाले बहुत सारे जनरेशन्स आएंगे, जब आपके सामने ये आइडियल है कि जो भविष्य जो परम सत्य है, उसकी प्राप्ति करना, तो केवल आपके लिए ही वो आइडियल नहीं है कि परम सत्य है। आपके पीछे और करोड़ों अरब लोग पीछे हैं, आपके बाद आएंगे, उनके लिए भी वही लक्ष्य होगा। तो उसके उनके लिए, उनके उपयोग के लिए, उनके उपभोग के लिए इस जो भी वातावरण है, जो ह्यूमन के लिए सस्टेनेबल वातावरण है, उसको बना के रखना है। तो ये भी एक ये केवल अ, व्यवहारिक आवश्यकता की बात नहीं थी, ये एक आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल पर आधारित है। ओके। तो अब हम लोग बहुत से संक्षेप में, चूंकि समय भी काफी हो चुका है, तो बहुत से संक्षेप में जो एजुकेशनल आइडियाज थे, उसके बारे में कुछ दो तीन बातें कहूँगा, और खास करके आपको मालूम है वर्धा अधिवेशन के बारे में, और इस पर मैं विस्तार से जाना चाहता था, लेकिन समय की कमी के कारण मैं नहीं जाऊँगा। केवल दो तीन चीज़ों के बारे में मैं ध्यान आकर्षित करूँगा आप लोगों का, कि जो कि हम लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। गांधी को भारत की जो शिक्षा की पारंपरिक व्यवस्था थी, उसके बारे में उनको पता था, और उसके बारे में उन्होंने जब वो इंग्लैंड में थे, तो वहाँ पर जो ब्रिटिशर्स के रिपोर्ट थे, उसको उन्होंने देखा था, और उन्होंने जो अपने वर्धा स्कीम और जो शिक्षा व्यवस्था की बात की, जो सामुदायिक शिक्षा की व्यवस्था की बात की, अब उनके जो भी सपनों का भारत पढ़ें, या जहाँ भी आप एजुकेशन के संबंध में बात पढ़ेंगे, तो सामुदायिक शिक्षा की बात आप वहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये सामुदायिक शिक्षा कैसे काम करती थी? तो जो अंग्रेजों के आने के समय में, जब शुरू शुरू में वो आए थे, जब मैकॉले और वो सारी व्यवस्था शुरू नहीं हुई थी, तो उस समय भारत के हर एक गांव और प्रांत में स्कूलों की व्यवस्था थी, जो वहाँ के मंदिर या किसी जमींदार या इनके सपोर्ट से चलती थी, और वहाँ के समुदाय के सपोर्ट के आवश्यकताओं को पूरा करती। उसके कई सर्वे के रिपोर्ट्स थे, जो कि ब्रिटिश आर्काइव्स में रखे हुए थे, और गांधी ने उन रिपोर्ट्स के बारे में उनको पता था, उन्होंने देखा था, या जैसे भी हो, कैसे पता था ये पता मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने वो इसके बारे में सजग थे, और इसका रिफ्लेक्शन हम उनके आइडियाज में देखते हैं। तो मुझे उसके दो तीन रिपोर्ट का मैंने एक दो क्लिप निकाला है, आप उसको देखेंगे। ये देखिए, ये चार रिपोर्ट हैं। एक एडम्स का रिपोर्ट है, ये 1830 या 32 का रिपोर्ट है। इसमें आप देखेंगे कि ये बंगाल प्रेसिडेंसी में इस टीचर्स की बात कर रहा है, और उसमें जो टीचर्स हैं, वो अलग अलग कास्ट के जो टीचर्स हैं, उनकी ये बात कर रहा है। तो इसमें आप देखिए, कायस्थ, ब्राह्मण, वैद्य, क्षत्रिय, बनिया, वैश्य, अनटचेबल्स, मुस्लिम। तो ये इस तरह की व्यवस्था थी उस समय, कि हर कम्युनिटी के अपने टीचर्स होते थे, और वो टीचर्स अपने कम्युनिटी की आवश्यकता के हिसाब से जो भी उनकी विशेष जरूरतें होती थी, जानकारी की, नॉलेज की जरूरत होती थी, उसके हिसाब से वो काम करते थे।
और ये एडम्स रिपोर्ट में इसके बारे में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। हम लोग फिर कभी इसको ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तो गांधी वॉज अवेयर अबाउट दिस सिस्टम, जो इंडियन सिस्टम था, और इसको उन्होंने कैंटन हाउस में इस पर कमेंट किया था कि इंडियन एजुकेशन वॉज ए ब्यूटीफुल ट्री, Britishers dug its roots and exposed it to the elements. जो भारतीय जो शिक्षा थी वो एक बहुत ही खूबसूरत वृक्ष था, और जो अंग्रेजों ने इसकी जड़ें खोद दी और इसको एक्सपोज कर दिया, मतलब कि इसके जड़ों को फिर से उन्होंने बनाने की और वापस ठीक करने की कोशिश नहीं की। और चूंकि ये जाहिर है जो सोर्सेस थे उसको ही उन्होंने ख़त्म कर दिया। जो टेम्पल्स थे, टेम्पल्स सारे अंग्रेजों के नियंत्रण में चले गए। उनकी आमदनी और जो कुछ भी था वो सब कुछ वो उन्होंने ले लिया स्टेट के कंट्रोल में। तो वो उस रूप में सोर्सेज ही बंद हो गए जिस पर एक सामुदायिक व्यवस्था चलती थी। जमींदार बदल गए। जो पुराने जमींदार थे उनकी आमदनी आप समझ सकते हैं कि जब 9/11 हिस्सा परमानेंट सेटलमेंट में आपको देना होता था तो आप वहाँ के समुदाय के लिए कितना छोड़ते थे। तो ये सब चीज़ें थी जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हुई, और पूरे कास्ट व्यवस्था को जिस रूप में हम लोग समझते हैं उस पर एक इसमें अगर ज़्यादा डेप्थ में समझा जाए किस तरह से डिस्टॉर्ट हुआ है, कास्ट और वर्ण को किस तरह से मर्ज करके एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया है, ये सारी चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं। उसको एक बाद में एक व्यक्ति ने पूरा कलेक्शन भी किया है, धर्मपाल ने उसको इंग्लैंड जाके सारे रिकॉर्ड्स को फिर से देखा है। इसी तरह से एक और आंकड़ा है मेरे पास जो कि ये मद्रास प्रेसिडेंसी का है, जिसमें ये स्टूडेंट्स का लिस्ट है। ये मद्रास प्रेसिडेंसी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ स्कूल्स का ये आंकड़ा है, और उन नंबर ऑफ स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप देखिए, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, अदर कास्ट, हिंदू बॉयज, मुस्लिम बॉयज, इस तरह से ये जो भी एक लिस्ट है जिसमें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रहा है उस स्कूल में। ऐसे ही लिस्ट है आपको पंजाब के लिए भी है, वेस्टर्न इंडिया के लिए भी एक रिपोर्ट है, एडम्स रिपोर्ट जो इस बंगाल प्रेसिडेंसी का वो आपने देखा है, ये मद्रास प्रेसिडेंसी का है। तो हर जगह से ये बात आती है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम था इंडिया में एजुकेशन का। आखिर आप ये देखते हैं कि एक एक्सपोर्टेड कंट्री था इंडिया, यहाँ से चीज़ें भेजी जाती थी बाहर। तो यहाँ एक एजुकेशन का सिस्टम तो जाहिर है रहा ही होगा। तो इससे ही प्रेरणा लेकर के गांधी ने जो अपना वर्धा स्कीम उनका था उसमें जो एक्शन, ये एक्टिविटी 5 ये अपने एच एच पर ध्यान देना, ये सब चीजें, ये सब कॉन्सेप्ट उनका यहीं से लिया। तो इसी के साथ हम लोग आज के बात को समाप्त करते हैं। आप कोई डिस्कशन के लिए आप कुछ उठाना चाहें तो उठा सकते हैं।